एक बार शुरू से देख लेते हैं। भाई अपन बात कर रहे थे, देखो रिंग थ्योरी की बात कर रहे थे। लास्ट में मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, देख विभाजन वलय की डेफिनेशन लिखवाई थी। देख विभाजन वलय या विषम क्षेत्र का मतलब क्या होता है, याद करो, साथ साथ डेफिनेशन याद करो। देखो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र का क्या मतलब है भाई। क्षेत्र में और विषम क्षेत्र में क्या फर्क है। डेफिनेशन अपन ने ये लिखी थी, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो आर है, जैसे मान लो आर प्लस डॉट कोई वलय ले रहे हैं अपन। देखो आर प्लस डॉट अगर कोई वलय है, अगर वो मान लो तत्सम की वलय, तत्सम की वलय का मतलब गुणा संक्रिया के लिए, बैठो बैठो एक बार बैठो, गुणा संक्रिया के लिए उसके अंदर देखो तत्सम का भी विद्यमान हो। देखो एक तो तत्सम की वलय का मतलब गुणा संक्रिया का तत्सम का भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। देखो क्रम विनिमय वलय का मतलब क्या होता है, गुणा संक्रिया के लिए वो क्रम विनिमय होनी चाहिए। और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। देखो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम अगर विद्यमान है तब उसको अपन क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। देखो तब तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। देखो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र का मतलब क्या है, देखो क्रम विनिमय वलय नहीं हो, केवल ये दो नियम लग रहे हैं। देखो तत्सम की वलय होनी चाहिए और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे विभाजन वलय या विषम क्षेत्र कहेंगे। ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी अपन। विभाजन वलय या विषम क्षेत्र का मतलब क्या है, देखो ऐसी वलय जो तत्सम की वलय हो, दूसरी बात प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। अगर करविनी में और हो जाएगी तब उसको अपन कहते हैं क्षेत्र कहते हैं। देखो विषम क्षेत्र का मतलब ये दो नियम लगने चाहिए। देखो तो लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, वो करके देखा या नहीं आप लोगों ने। चलो करते हैं अभी, कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा था, एस बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो एस बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो ए बी दे रखा है, यहाँ पे अपने को दे रखा है माइनस बी बार दे रखा है। देखो यहाँ अपने को ए बार दे रखा है। ए और बी क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू सी दे रखा है। देखो ए और बी बिलोंग्स टू सी दे रखा है। अपने को ये चेक करके बताना है कि ये क्षेत्र है या विषम क्षेत्र है या क्या है, वो अपने को चेक करना है। देखो सुनेंगे ध्यान से, इधर देखो एक बार भाई। अपने को ये चेक करना है कि ये क्षेत्र होगा या विषम क्षेत्र होगा या वलय होगा, क्या होगा। तो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो 2 क्रॉस 2 की जो वर्गाकार मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होती है, वलय होती है। तो सीधा अपन ये कह देंगे कि एस प्लस डॉट है वो वलय है। देखो एस प्लस डॉट को अपन क्या कह सकते हैं, वलय कह सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन चेक करेंगे तत्सम की वलय। देखो तो यहाँ कोई तत्सम का अवयव जरूरी नहीं कि वैसे आप निकालो। गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है, वो चेक कर लो कि इकाई मैट्रिक्स इसका तत्सम का अवयव है या नहीं। देखो फिर वैसे नहीं निकलेगा सब में, कोई E1 E2 मान के अपन निकालेंगे। इस बात को समझना थोड़ा सा। यहाँ पे अपन ये देखो कि इसके अंदर ऐसा कोई अवयव अपने को मिल सकता है क्या, इस समुच्चय में कोई ऐसा अवयव मिल सकता है क्या कि उसकी किसी भी अवयव से संक्रिया करवाएं तो वही अवयव आ जाए। और यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो गुणा संक्रिया के लिए अगर मैट्रिक्स गुण के लिए अगर अपन देखें तो इकाई मैट्रिक्स से वो तत्सम का अवयव होता है। यहाँ अपन अगर देखें तो तत्सम की वलय, इसको अपन चेक कर रहे हैं। देखो इसको अपन चेक कर रहे हैं तत्सम की वलय। देखो लिख लो, इस तरीके से लिख लो आप लोग, तत्सम की वलय अपन इसको चेक कर रहे हैं। देखो अब यहां अपन ये बात कह सकते हैं, देखो अगर इस मैट्रिक्स को मैं गुणा करूं, देखो इस मैट्रिक्स को अगर अपन गुणा करें, ए मैट्रिक्स अपने को ये दे रखी है। देखो ये मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, इसको अगर अपन गुणा करें 1 0 0 1 से, देखो अगर इकाई मैट्रिक्स से अपन इसको गुणा करें, देखो तो कितना आएगा वापस, ये मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी। इस मैट्रिक्स को अगर अपन इस मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखो देखिए अगर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए को अपन 1 से गुणा करेंगे, बी को 0 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। देखो फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे 0 हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे बी आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो भाई इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा कर रहे हैं अपन, दोनों मैट्रिक्सों को अपन गुणा कर रहे हैं। देखो इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करेंगे माइनस का बी बार आ जाएगा। देखो इस मैट्रिक्स को अगर अपन इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, ए बार आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को जब अपन इससे गुणा करते हैं तो यही मैट्रिक्स आती है। देखो इधर से गुणा करके देख लो, देखो इधर से भी गुणा करके अपन देख रहे हैं। देखो 1 0 0 1 को अगर अपन गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से, देखो ए बी माइनस बी बार ए बार से कितना आएगा बताओ। देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति को अगर पहले स्तंभ से गुणा करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। देखो पहली पंक्ति को अगर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस बी बार आएगा। देखो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे कितना आएगा, ए बार आएगा। देखो तो वापिस वही मैट्रिक्स आ रही है। देखो तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि तत्सम का अवयव कौन है, यहां पर इस अवयव को तत्सम का अवयव कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो तत्सम का अवयव का मतलब क्या है भाई, ए की अगर अपन ई से संक्रिया करवाएं तो ए आ जाना चाहिए वापस, तब अपन ई को क्या कहते हैं, तत्सम का अवयव कहते हैं। देखो तो यहां अपने को एक ऐसा अवयव मिल रहा है 1 0 0 1, अपने को एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ रही है। देखो अब ये देख लो कि ये मैट्रिक्स उस समूचे में है क्या, अगर ये मैट्रिक्स इस समूचे में है तो इसका मतलब ये तत्सम की वलय हो जाएगी। फिर तो यहां पर देख रहे हैं तत्सम का अवयव अपने पास ही आ गया। देखो
अपन ये कह सकते हैं कि तत्समक अवयवी है। देखो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो इतना आ जाएगा। देखो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयवी जनरली इकाई मैट्रिक्स होती है। तो यहां अगर अपन देखें तो 1001 हो गया। देखो 1001 हो गया। देखो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयवी हो जाएगा 1001। अब ये देखो ये एलिमेंट उस समुच्चय में है क्या, उस समुच्चय में किस टाइप की मैट्रिक्स है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो यहां अगर ए है तो यहां ए बार होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ ए बार होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस का बी बार होना चाहिए। तो यहाँ अगर अपन देखिए तो 1 है, 1 का अगर अपन बाहर निकालेंगे तो वापस कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। भाई यहाँ अपन जानते हैं, देखो 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 0। प्रत्येक रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, प्रत्येक रियल नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। अब 1 बाहर निकालेंगे तो 1 बार कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 0 यानी 1 ही तो रहेगा। वास्तविक संख्याओं का संयोग में वापस क्या आएगा, वही संख्या आएगी। देखो तो इसका मतलब इसको अपन इसका कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अगर ये 0 है तो इसको -0 बार भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय एस से बिलोंग करेगा। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एस प्लस डॉट है वो क्या है, तत्समकी वलय है। देखो एस प्लस डॉट है वो तत्समकी वलय है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो एस प्लस डॉट है वो एक तत्समकी वलय है। देखो यानी तत्समक अवयव इसमें विद्यमान है। देखो बताओ ये बात समझे या नहीं। देखो देखिए सब में कोई वैसे नहीं निकलेगा डेफिनेशन से, ये सीधा सीधा ये अपन देख सकते हैं। अगर मैट्रिक्सों की गुणा संक्रिया की अगर बात हो रही है तो ये चेक कर लो कि इकाई मैट्रिक्स है वो इसका तत्समक अवयव है या नहीं। जनरली गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है इकाई मैट्रिक्स। अगर सामान्य अपने को मैट्रिक्स दे रखी है तो गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो इकाई मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो वापिस वही मैट्रिक्स आएगी हमेशा। तो इसलिए तत्समक अवयव अपन ले सकते हैं इकाई मैट्रिक्स, और ये इकाई मैट्रिक्स इस समुच्चय में विद्यमान भी है। देखो ये समुच्चय में विद्यमान है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये वलय क्या है, तत्समकी वलय है। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं कि करम विनिमय वलय है क्या, फिर ये चेक कर रहे हैं कि करम विनिमय वलय है क्या। देखो करम विनिमय वलय ये हो जाएगी क्या। देखो सेकेंड अपन चेक कर रहे हैं करम विनिमय वलय। देखो बताओ यहां तक ठीक है ये बात। करम विनिमय वलय कोई भी दो ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो कोई भी ऐसे दो एलिमेंट ले रहे हैं उससे ज्यादा ठीक रहेगा। देखो फिर चेक करके देखते हैं कि ये करम विनिमय है क्या। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे आयोटा ले लिया। देखो यहाँ ले लेते हैं माइनस आयोटा ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं। देखो एक मैट्रिक्स तो मैंने ये ले ली। देखो समूचे में जैसे अवयव है वैसे अवयव लेने अपने को। देखो वहां देखो ए है तो यहाँ ए बार होना चाहिए, तो यहाँ मैंने आयोटा लिया तो यहाँ मैंने माइनस आयोटा ले लिया। देखो यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी बार होना चाहिए, तो यहाँ 1 है तो यहाँ मैंने -1 ले लिया। बात समझ रहे हो क्या। देखो अब अपन एक दूसरा एलिमेंट और ले लो, मान लो दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ही ले लेते हैं। ए बार ही तो है। और फिर इधर अगर अपन देखें तो यहाँ आयोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आयोटा ही आ जाएगा ना, प्लस आयोटा ही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब दोनों को गुणा करो। देखो अब दोनों को गुणा करो। देखो इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो एक बार भाई यहाँ पे अपन जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो कैसे मैट्रिक्स ले रहे हैं। देखो ए बी माइनस बी बार ए बार, यहां अगर ए है तो यहाँ ए बार लिख रहे हैं अपन, तो 1 है तो 1 का बार वापस 1 ही आएगा। देखो यहाँ अगर अपन आयोटा ले रहे हैं तो यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं, तो वहां अगर बी है तो यहाँ अपन लिख रहे हैं माइनस बी बार लिख रहे हैं। माइनस बी बार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ अगर बी को अपन आयोटा लेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो माइनस आयोटा का बार, और माइनस आयोटा का बार अगर अपन देखें तो आयोटा का बार कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो वापिस प्लस आयोटा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आयोटा लिया। देखो अब इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करके देखो एक बार, इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो पहली पंक्ति को अगर पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको आयोटा से गुणा करेंगे, आयोटा हो गया, फिर आयोटा, यानी कितना आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है। देखो फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा करेंगे कितना बनेगा, -1 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 यानी 0 हो जाएगा। देखो ऐसे ही अगर अपन इसको इससे गुणा करें -1 आएगा, फिर ये कितना आ रहा है, प्लस का 1 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। देखो अगर इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो एक बार इस मैट्रिक्स को पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, फिर गुणा करके देखो, देखिए इतना ही मान आ रहा है क्या, गुणा करके देखो एक बार। देखिए इस मैट्रिक्स को अपन पहले लिख रहे हैं और वापिस अपन गुणा करके देख रहे हैं। देखो 1 आयोटा मैंने पहले लिख लिया, इस मैट्रिक्स को तो अपन पहले लिख रहे हैं और इस मैट्रिक्स को अपन बाद में लिख रहे हैं। देखो गुणा करके देखो, देखिए कितना आता है इन दोनों मैट्रिक्सों का। इन दोनों मैट्रिक्सों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर इससे गुणा करेंगे आयोटा, ये माइनस आयोटा यानी 0 आ रहा है। देखो अगर इस मैट्रिक्स को मैं इससे गुणा करता हूं तो कितना आएगा 1, और यहां से कितना आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इस मैट्रिक्स को अगर इससे गुणा कर रहे हैं तो आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे, आयोटा स्क्वायर यानी -1 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -1 यानी -2 आएगा। देखो फिर इसको इससे गुणा करेंगे, आयोटा हो गया। देखो
है ना। फिर 1 को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे, माइनस आयोटा, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो दोनों मैट्रिक्सों का गुणा बराबर थोड़ी आ रहा है। यहां अगर अपन ए को बी से गुणा कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। पहली बात तो ये समझ रहे हो ना, मैट्रिक्सों का गुणा तो समझ रहे हो या नहीं? सारे इधर सुनेंगे एक बार ध्यान से। देखो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं मैं, आयोटा को मैंने 1 से गुणा कर दिया, फिर 1 को आयोटा से गुणा किया है, फिर जोड़ा है दोनों को। देखो गुणा ऐसे होगा। इस मैट्रिक्स को मैं इससे गुणा कर रहा हूं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं। देखो आयोटा को 1 से गुणा कर दिया, फिर इस 1 को आयोटा से गुणा किया, फिर पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो आयोटा को अगर आयोटा से गुणा करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। फिर इस 1 को मैंने इस 1 से गुणा किया, +1 आ गया। देखो फिर अपन गुणा कर रहे हैं दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो -1 को अगर 1 से गुणा करेंगे -1 आएगा। फिर माइनस आयोटा को अगर आयोटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। देखो फिर अपन गुणा कर रहे हैं दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो -1 को अगर आयोटा से गुणा करेंगे माइनस आयोटा आएगा। फिर माइनस आयोटा को 1 से गुणा किया तो माइनस आयोटा आएगा। देखो ये बात समझ रहे हो सारे? ये दो मैट्रिक्सों का जो गुणा होगा वो इस तरीके से होगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं ये मान इतना आ रहा है, जबकि इस ऐसे गुणा कर रहे हैं तो इसका मान इतना आ रहा है। देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्रमविनिमय वाले नहीं है। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि A इंटू बी, ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें तो बराबर नहीं आ रहा है। देखो ये बराबर नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये क्रमविनिमय वाले नहीं है। देखो इंप्लाइज एस प्लस डॉट है वो क्रमविनिमय वाले नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं नहीं, ये क्रमविनिमय वाले नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं नहीं। उसके बाद में निकालो इसका प्रत्येक एस शून्य अवयव का प्रतिलोम अवयव निकाल रहे हैं। देखो प्रत्येक एस शून्य अवयव का प्रतिलोम अपन निकाल रहे हैं। देखो अब मैट्रिक्सों का प्रतिलोम जैसे निकलता है ना, वैसे प्रतिलोम निकालेंगे इसका गुणा के लिए। मैट्रिक्सों का प्रतिलोम वहां ग्रुप में भी अपने पढ़ा हुआ है, ग्रुप में भी अपने पढ़ा कि अगर सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसका प्रतिलोम अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक्सों का प्रतिलोम निकलता है वैसे निकालेंगे यहाँ पे। देखो यहां तक लिख लो इसको एक बार, देखिए सारे ये लिख लिया सब लोगों ने। प्रतिलोम अपन निकाल रहे हैं। देखो इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम अपन निकाल रहे हैं। देखो अब प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड अपन चेक कर रहे हैं, प्रत्येक एस शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम चेक कर रहे हैं। देखो प्रत्येक एस शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम अपन चेक कर रहे हैं। देखो गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं वो अपन देख रहे हैं। देखो प्रत्येक एस शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें है या नहीं वो अपन देख रहे हैं। देखो तो यहां जो मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या है, देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी बार ए बार, ये मैट्रिक्स है। नहीं पहले तो निकाल लो इसका डिटरमिनेट निकाल लो। देखो सारणिक निकालो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं भी, ए इनवर्स बराबर कितना होता है, इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम ही तो निकाल रहे हैं अपन, वो प्रतिलोम ही समूचे में आएगा या नहीं आएगा वो अपन चेक करेंगे। देखो और मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे निकलता है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कितना होता है, डिटरमिनेट ऑफ ए होता है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में होता है डिटरमिनेट ऑफ ए होता है। देखो ये होता है। देखो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन होता है डिटरमिनेट ऑफ ए होता है। ए इनवर्स बराबर इतना होता है। नहीं अब यहां पे अगर अपन देखें तो इसका सारणिक कितना आ जाएगा, डिटरमिनेट कितना आएगा इसका, कैसे निकालते हैं। देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसका सारणिक कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए बार, फिर आएगा कितना, माइनस करके करेंगे तो प्लस बन जाएगा, बी बार आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इसका सारणिक मैंने निकाला है, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे, तो माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ए को ए बार से गुणा करते हैं कितना आता है, कोई भी समिश्र संख्या मान लो 1 प्लस आयोटा है, जैसे ए प्लस आयोटा बी है, अगर ए प्लस आयोटा बी को अगर आप ए माइनस आयोटा बी से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप आएगा। देखो ये आएगा। देखो अगर जेड को अपन जेड बार से गुणा करते हैं तो कितना आता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर आता है, तो वैसे ही अगर ए को ए बार से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। देखो और बी को बी बार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। देखो और अब यहाँ पे देखो एस शून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं, तो ए और बी का मान 0 तो हो ही नहीं सकता भाई। एस शून्य अवयव का मतलब हुआ ए और बी 0 नहीं लेने आपको, एस शून्य अवयव का मतलब है ए और बी 0 नहीं लेने, और ए और बी 0 नहीं लेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। यदि ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तब अपन कह सकते हैं कि डिटरमिनेट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देखो अब एक अपन निकाल रहे हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं,
एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को तो इंटरचेंज करते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को तो इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ ए बार आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और इन दोनों का क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, देख तो यहाँ माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे बी बार आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से निकालते हैं, ये निकालते हैं। अब अगर इसका इनवर्स निकालें तो इनवर्स कितना आएगा, देखो इसका, इस मैट्रिक्स का इनवर्स अपन निकाल रहे हैं, तो इनवर्स का फॉर्मूला अभी देख रहे थे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए होता है, डिटरमिनेट ऑफ ए हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहां पे लिखा है, ए बार माइनस बी, बी बार और ए, ये अपन ने लिख दिया, ऐसे अपन लिख सकते हैं, नहीं कुछ ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब अगर अपन सोल्व करें तो ये कितना बन रहा है, देख वैसी मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही, वो अपन चेक करेंगे। अब तो इनवर्स तो निकाल लिया अपने, इसका प्रतिलोम तो निकाल लिया, अब ये कितना आ रहा है, देखो ए बार अपॉन में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने अंदर गुणा कर दिया इसको, माइनस बी अपॉन में कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो बी बार अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ये बन जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, देखो बताओ यहां तक ठीक है क्या ये बात। अब यहां पे देखो अपने को ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है वो उस मैट्रिक्स उस समूचे में है या नहीं, देखो अब उस समूचे के अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स है, देखो अगर यहाँ ए होता है तो यहाँ ए बार होना चाहिए, तब वो एलिमेंट इसमें आएगा। देखो पहली बात तो वैसी तो मैट्रिक्स आ रही है, बी 2 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, यहां जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहां होना चाहिए, तो इस एलिमेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां तो ए बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये जो ए है इसको मैं लिख सकता हूं ए बार का बार लिख सकता हूं, देखो और अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट ही तो हो गया ये एलिमेंट। भाई अपने को ये बताना है कि ये जो एलिमेंट आता है वो उस समूचे में आना चाहिए, देखो और ये एलिमेंट उस समूचे में कब आएगा, देखो अगर यहां मान लो ए है तो यहां उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो यहां अपन देख रहे हैं यहाँ ए बार है तो इसका कॉन्जुगेट वैसे भी निकालोगे तो यही तो आएगा, तो इस एलिमेंट को अपन क्या कह सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट कह सकते हैं। देखो अब यहाँ पे है माइनस बी अपॉन ये, देखो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट अपन यहां आना चाहिए, देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, माइनस क्या लिख सकते हैं, यहां पे प्लस का बी बार आ रहा है, तो माइनस बी बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इस एलिमेंट को अपन। देखो यहां वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो लिखा जा सकता है या नहीं, देखो देखिए बात समझ रहे हो क्या भाई, यहां अपन ये कह रहे हैं देखो जो मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहां अगर ए है तो यहाँ ए बार होना चाहिए, यहां अगर बी है तो यहां होना चाहिए माइनस बी बार होना चाहिए। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार यहां जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहां होना चाहिए, तो ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, भाई किसी भी समिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी वापिस वही संख्या आती है, तो ए बार का बार वापिस ए आएगा, तो इस ए को मैंने एक बार दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया, देखो ऐसा लिख दिया, तो अब ये बात सिद्ध हो रही है कि यहां जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहां आ रहा है। देखो दूसरी बात अपन देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो तो यहां ये बात भी सिद्ध होगी कि यहां जो एलिमेंट है उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव यहां पे आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो वापिस किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। देखो ये जो एलिमेंट है वो वापिस किससे बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। देखो तो इसका मतलब एस में क्या हो गया, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो गया। देखो ये स्पेशल एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा अपन सीधा ध्यान में रखेंगे। देखो आता है एस प्लस डॉट में, देखो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विभाजन वाले हो जाएगा। देखो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, देखो गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं देखो क्रमविनी में नहीं है, अगर क्रमविनी में होता तो ये क्षेत्र हो जाता, लेकिन क्रमविनी में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, विभाजन वाले होगा। देखो अतः एस प्लस डॉट क्या हो जाएगा, देखो विभाजन वाले या विषम क्षेत्र होगा। देखो ये बात अपने को सिद्ध करनी थी, देखो विभाजन वाले है। देखो क्योंकि ये क्रमविनी में नहीं है, क्रमविनी में अगर होता तो ये क्षेत्र होता। फिर देखो तो यहां देखो अगर सामान्य अपने को मैट्रिक्स है उनमें अपन वैसे निकाल सकते हैं, इनमें तो अपने को ऐसे देखना पड़ेगा। गुणा संक्रिया के लिए तो मैट्रिक्सों में वैसे भी ग्रुप जब चेक करते हैं तो भी ऐसे चेक करते हैं। अगर गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप आपको चेक करना है, मैट्रिक्सों का कोई समूचे दे रखा है और गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप चेक करना है तो वो ऐसे चेक होगा।
सबसे पहले ये देख लो इकाई मैट्रिक्स है या नहीं उसके अंदर, इकाई मैट्रिक्स उसका तत्सम कभी हो जाएगी। प्रतिलोम इस तरीके से निकाल के देखते हैं। देखो अब अपन ने ए का प्रतिलोम निकाला है, वो प्रतिलोम वापिस समूचे में आ रहा है। देखो अगर ये प्रतिलोम समूचे में नहीं आता तो अपन कहते हैं कि इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है समूचे में। देखो बात समझ रहे हो, अगर ये प्रतिलोम समूचे में नहीं आता तो अपन कह देते कि इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है। देखो जो मान आया ए इनवर्स का वो समूचे के अंदर ही आ रहा है वापस, ये अपन कह सकते हैं। अगर ए और बी को 0 ले लेंगे तब नहीं आएगा, लेकिन अपने को तो अशून्य अवयवों का देखना है, तो अशून्य अवयव का प्रतिलोम इसमें आ जाएगा। देखो तो इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं विभाजन वाले कह सकते हैं। देखो उसके आगे देखो कुछ थ्योरम है वो अपन देख रहे हैं। देखो नोट लगा के लिख लो। देखो पहली थ्योरम, इनकी स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे थ्योरम के। देखो वलय आर में निरसन नियम लागू होगा। देखो वलय आर में निरसन नियम लागू होगा। यदि और केवल यदि और केवल यदि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय, वलय आर शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो ग्रुप के अंदर योग संक्रिया के लिए हमेशा निरसन नियम लगता है। देखो तो यहां पर सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार निरसन नियम का मतलब क्या है। देखो आबी वलय की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें अपन ने ये बात की थी कि आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अगर आर प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है तो प्लस संक्रिया का निरसन नियम तो इसमें हमेशा लगेगा। देखो प्लस संक्रिया का निरसन नियम क्या होता है, जैसे ए प्लस बी बराबर अगर ए प्लस सी लिखा हुआ है तो अपन ए को ए से काट सकते हैं। देखो इसी को अपन कहते हैं निरसन नियम। अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी लिखा हुआ तो a को a से कैंसिल किया जा सकता है, इसको अपन कहते हैं निरसन नियम कहते हैं। देखो तो अगर r प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है तो निरसन नियम हमेशा, प्लस संक्रिया के लिए तो निरसन नियम हमेशा उसमें लगेगा। देखो लेकिन गुणा संक्रिया के लिए निरसन नियम लगना जरूरी नहीं है। गुणा संक्रिया के लिए निरसन नियम कब लगेगा, यदि और केवल यदि r क्या होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी। अगर r शून्य भाजक रहित वलय है तो इसमें गुणा संक्रिया के लिए भी क्या होगा, निरसन नियम लागू होगा। देखो तो एक नीचे नोट लगा के लिख लेना, छोटी सी बात लिख लेना यहाँ पे। देखो वलय r प्लस है, देखो ये है वलय आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होगी, अबेलियन ग्रुप होगी। देखो वलय आर प्लस है वो अबेलियन ग्रुप होता है। देखो ऐसे लिख देते हैं, वलय आर योग संक्रिया के लिए ग्रुप होती है। देखो योग संक्रिया के लिए ग्रुप होती है। देखो थोड़ा ये बात समझने के लिए लिख लेना, योग संक्रिया के लिए ग्रुप होती है। देखो अतः योग संक्रिया का निरसन नियम सदैव लागू होगा। देखो योग संक्रिया का निरसन नियम सदैव लागू होता है। योग संक्रिया का निरसन नियम सदैव लागू होता है। योग संक्रिया का जो निरसन नियम है वो तो हमेशा लागू होगा। देखो अर्थात इस बात का मतलब ये, देखो कहीं भी अगर जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, समझने लिख लेना, a प्लस बी बराबर अगर a प्लस सी लिखा हुआ है, वलय में ऐसा लिखा हुआ है तो अपन b बराबर सी लिख सकते हैं। देखो परंतु गुणा संक्रिया के लिए निरसन नियम तभी लागू होगा। देखो परंतु गुणन संक्रिया के लिए, देखो गुणन संक्रिया के लिए निरसन नियम तभी लागू होगा। देखो गुणा संक्रिया के लिए निरसन नियम तभी लागू होगा जब r क्या होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी। देखो जब r शून्य भाजक रहित वलय होगी। देखो देख भी सकते हैं अपन। देखो देखिए एक बार सुनेंगे ध्यान से इधर, इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है। वैसे थ्योरम की स्टेटमेंट याद करेंगे अपन। देखो प्रूफ 4 इनमें नहीं जाएंगे ज्यादा, स्टेटमेंट अपने को याद करने होंगे। देखो थोड़ा सा अपन समझने के लिए देख सकते हैं। देखो निरसन नियम का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो फिर निरसन नियम का मतलब ये हो गया, देखो अगर a डॉट b है
अगर ए डॉट बी बराबर अगर ए डॉट सी लिखा हुआ है तो आप बी बराबर सी लिख सकते हो। देखो इसको कहते हैं अपन गुणा संक्रिया के लिए निरसन नियम। देखो तो अपन ये सिद्ध करके बता रहे हैं कि अगर ये है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा अपन देख रहे हैं समझने के लिए। देखो तो ये तो अपन लेके चलेंगे। देखो ये तो अपन ने माना है, अपने मान लिया ए बी बराबर अपने ए सी मान लिया। देखो और ए का मान अपन मान रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 मान रहे हैं। देखो ये मान रहे हैं अपन ए बी बराबर अपने ए सी माना। देखो दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, देखो इसकी ए सी की माइनस संक्रिया करवा रहे हैं। देखो इधर भी मैंने माइनस ए सी से संक्रिया करवा दी, इधर भी माइनस ए सी से संक्रिया करवा रहा हूं इसकी। देखो दोनों तरफ माइनस ए सी से संक्रिया करवा दी। देखो दोनों तरफ माइनस ए सी से इसकी संक्रिया करवाई है। देखो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, बंटनता का जो गुणधर्म है। देखो भाई ये वलय के एलिमेंट है और वलय के अवयव है तो बंटनता के गुणधर्म का पालन करेंगे। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए डॉट बी माइनस सी लिख सकते हैं। देखो और इधर कितना आ जाएगा भाई, ये तो कोई एलिमेंट हो गया और ये इसका प्रतिलोम अवयव हो गया। इस बात को इस तरीके से समझेंगे, सुनेंगे। देखो ऐसा नहीं कि अपन एसी को एसी से कोई काट रहे हैं। एसी क्या है, देखो वलय का अवयव है और ये भी वलय का अवयव है। देखो और अपन ये बात जानते हैं कि वलय होती है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होती है। और प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होती है तो ये एक तरीके से इसका प्रतिलोम ही तो हो गया। प्लस संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस ए होता है। तो अगर किसी एलिमेंट को उसकी प्रतिलोम से संक्रिया करवाते हैं तो क्या आता है, तत्समक अवयव आता है। तो यहाँ प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव आएगा और प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 0 होता है। तो इसको अपन 0 लिख सकते हैं। इसको अपन 0 लिख सकते हैं। इसको 0 लिख सकते हैं। देखो अब सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार ए डॉट बी माइनस सी बराबर अपने पास 0 आ गया। देखो अगर ये होती शून्य भाजक सहित वलय होती, मान लो अगर ये शून्य भाजक सहित वलय होती तब तो ऐसा भी हो सकता था, ए डॉट बी बराबर 0 होता, तब ए भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता था, बी भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता था। लेकिन आर अपने को क्या दे रखी है, शून्य भाजक रहित वलय दे रखी है। और शून्य भाजक रहित वलय में क्या होता है, अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो या तो ए बराबर 0 होता है या क्या होता है, बी बराबर 0 होता है। देखो आर अपने को दे रखी है शून्य भाजक रहित वलय दे रखी है। देखो बात को समझ रहे हो क्या। देखो आर है वो शून्य भाजक रहित वलय है। देखो और अगर आर शून्य भाजक रहित वलय है तो अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तब या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। अब यहाँ ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0 है तब या तो ए बराबर 0 या बी माइनस सी बराबर 0। परंतु ए को अपने क्या मान रखा है, नॉट इक्वल टू 0 मान रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस सी बराबर 0 होगा और बी माइनस सी बराबर 0 होगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही अपने को सिद्ध करना था। बी बराबर आ जाएगा, यहां से सी आ जाएगा। देखो बी बराबर सी आ जाएगा। तो अतः अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, देखो ये बात सिद्ध की है अपन ने। देखो अगर ए बी बराबर ए सी लिखा हुआ है तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो बी बराबर सी लिख सकते हैं। देखो अगर ए बी बराबर ए सी लिखा हुआ है तो बी बराबर सी लिख सकते हैं अपन। इसको अपन कहेंगे देखो वाम निरसन नियम। इसको अपन कहेंगे वाम निरसन नियम कहेंगे। इधर से अपन ने कैंसिल किया ना इसको, देखो तो इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो। देखो वाम निरसन नियम लागू होगा। देखो इसका ऐसे दक्षिण निरसन नियम भी सिद्ध किया जा सकता है। देखो दक्षिण निरसन नियम का मतलब है अगर बी ए बराबर ये लिखा हुआ है, बी ए बराबर अगर सी लिखा हुआ है तब भी अपन क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी लिख सकते हैं। देखो इसको अपन कहेंगे दक्षिण निरसन नियम। ये कहलाता है दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। देखो अब यहां प्रूफ है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें अपने को याद करनी पड़ेंगी। देखो थोड़ा इसको समझ रहे हो क्या। देखो देखिए एक बार दोबारा सुनते हैं। देखो इधर सुनना एक बार भाई, यहां एक थ्योरम का प्रूफ अपन कर रहे थे। देखो ए बी बराबर ए सी अपने लिया था, बी बराबर सी अपने को सिद्ध करना था। देखो अब ए बी बराबर ए सी लिया तो मैंने अब देखो प्लस संक्रिया का जो प्रतिलोम होता है ना उससे मैंने दोनों तरफ संक्रिया करवाई है इसके। देखो ए सी का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस ए सी, उससे मैंने दोनों तरफ संक्रिया करवा दी। देखो फिर इसको अपन सॉल्व कर रहे थे। देखो अब ये देखो ये 0 तभी तो हो सकता है जब ये शून्य भाजक रहित वलय हो। अगर शून्य भाजक सहित वलय होती तो इसको 0 थोड़ी लिख सकते थे अपन क्योंकि शून्य भाजक सहित वलय में तो ऐसा भी हो सकता है भाई, शून्य भाजक सहित वलय के अंदर तो ऐसा हो सकता है कि ए डॉट बी बराबर अगर 0 हो तब ऐसा भी हो सकता है कि ए भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और बी भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। लेकिन शून्य भाजक रहित वलय है तो रहित वलय में क्या होगा, दोनों में से कम एक 0 जरूर होगा। देखो या तो ए बराबर 0 होगा या बी माइनस सी बराबर 0 होगा। अगर शून्य भाजक रहित वलय है तो रहित वलय की ये डेफिनेशन है। देखो अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो या तो ए बराबर 0 होता है या बी बराबर 0 होता है। तो ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0 है तब या तो ए बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। लेकिन ए को अपन ने मान रखा है नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब बी बराबर सी हो जाएगा। देखो
तो अब अपने को सीधी सीधी बात याद करनी है, कोई थ्योरम के प्रूफ से कोई मतलब नहीं है भाई। अपन ये कहेंगे कि वलय में निरसन नियम कब लागू होता है, जब आर क्या होती है, शून्य भाजक रहित वलय होती है। ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ आएगा देखो कि वलय आर में निरसन नियम लागू होता है, कब लागू होता है, यदि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय हो। देखो नीचे ऑप्शन लिख दिए, वलय आर तत्सम की वलय हो, वलय आर क्रमिणी में वलय हो, वलय आर शून्य भाजक रहित वलय हो। तो अपने को ये स्टेटमेंट अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। देखो कोई इनकी प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो सेकेंड थ्योरम ही है। देखो सेकेंड थ्योरम वैसे तो पहले अपन लिख चुके हैं। देखो सेकेंड थ्योरम ये कहती है, देखो जेड पी प्लस पी डॉट पी, जेड पी प्लस पी डॉट पी। देखो ये पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत व क्षेत्र होगा। देखो कब होगा बताओ पूर्णांकीय प्रांत व क्षेत्र, यदि पी क्या हो, अभाज्य संख्या हो। देखो अगर पी अभाज्य संख्या है, देखो अगर पी अभाज्य संख्या है तो ये हमेशा पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं जेड पी प्लस पी डॉट पी पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि ये पी क्या है, अभाज्य संख्या। देखो ये सारे पूर्णांकीय प्रांत है। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इन सबको अपन क्या कह सकते हैं, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र कह सकते हैं। देखो ये सारे पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र है। देखो इन सबको अपन कह सकते हैं पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र कह सकते हैं। देखो ये सारे पूर्णांकीय प्रांत व क्षेत्र हैं। देखो तो अब ये थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। देखो इसको आपने बात की थी ना ऐसी, जेड पी प्लस पी डॉट पी है वो पूर्णांकीय प्रांत कब होता है, यदि पी अभाज्य संख्या हो। पी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो यदि पी अभाज्य संख्या हो। देखो थ्योरम के स्टेटमेंट दो तीन थ्योरम है, इनको थोड़ा याद करना है बस। तीसरी थ्योरम ये कहती है कि देखो प्रत्येक क्षेत्र है वो हमेशा एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो प्रत्येक क्षेत्र क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। देखो इसको लिख लो एक बार। देखो उसके आगे थ्योरम है, थर्ड थ्योरम ही है। देखो प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र है वो क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। देखो परंतु पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। होना आवश्यक नहीं है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या ऐसा? देखो जो पूर्णांकीय प्रांत हो परंतु क्षेत्र नहीं हो। पूर्णांकीय प्रांत तो हो लेकिन क्षेत्र नहीं हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। देखिए है सीधा सीधा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। देखो जेड प्लस डॉट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जेड प्लस डॉट क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है। देखो जेड प्लस डॉट है वो क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। देखो याद किया करो भी थोड़ा इनको, जेड प्लस डॉट है वो पूर्णांकीय प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है। देखो पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है। देखो क्यों नहीं है क्षेत्र बता सकता है कोई? देखो देखिए जेड का मतलब क्या हो गया, फिर जेड की अगर अपन बात करें तो जेड का मतलब यही तो हो गया -3 -2। ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूं, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो इसकी बात अपन करें। देखो पूर्णांकीय प्रांत क्यों है, देखो सारे इधर सुनेंगे। पहली बात तो अपन ये बात जानते हैं कि जेड प्लस डॉट है वो क्या होती है, वलय होती है। सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो जेड प्लस डॉट है वो वलय होती है, ये तो अपन जानते हैं, क्योंकि जेड प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप हो जाएगा, गुणा की योग पे बंटनशीलता हो जाएगी, इसका मतलब ये वलय हो जाएगा। देखो फिर पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए क्या होना चाहिए, तत्सम की वलय होना चाहिए। तत्सम की वलय का मतलब गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव इसमें होना चाहिए, और गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव कितना होता है, 1 होता है। 1 इसमें है। देखो सेकंड फिर क्या होना चाहिए, गुणा संक्रिया क्रमविनी में होनी चाहिए। तो गुणा संक्रिया क्रमविनी में होगी संख्याओं के समूचे में, 2 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 2 से गुणा करो, बराबरी आएगा। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, शून्य भाजक रहित वलय होनी चाहिए। तो ऐसे इसमें कोई दो अवयव विद्यमान है क्या जो खुद नॉट इक्वल टू 0 और गुणा करने पे 0 आ जाए? कोई भी ऐसे दो अवयव नहीं मिलेंगे इसके अंदर। भी ऐसे दो अवयव थोड़ी मिल सकते हैं, सामान्य संख्याओं के समूचे में ऐसे दो अवयव नहीं मिलेंगे। ऐसे दो अवयव यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे जो खुद तो नॉट इक्वल टू 0 और गुणा करने पे 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये एक शून्य भाजक रहित वलय है, और शून्य भाजक रहित वलय इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, पूर्णांकीय प्रांत कह सकते हैं। देखो लेकिन क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र होने के लिए क्या होना चाहिए,
अशून्य अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान होने चाहिए, अशून्य अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान होने चाहिए। अब जैसे 2 का अगर अपन गुणा के लिए प्रतिलोम देखें तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब 1/2 इसमें नहीं है, देखो 2 का अगर गुणा के लिए प्रतिलोम देखें तो 1/2 आएगा और 1/2 इसके अंदर नहीं है, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो जेड प्लस डॉट है वो पूर्णांक के प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि इसमें अशून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। देखो अशून्य अवयवों की गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, देखो अशून्य अवयवों की गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। अशून्य अवयवों की गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। यहां पर ये कह रहे हैं देखो प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकी प्रांत होता है, लेकिन पूर्णांकी प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो वो हमेशा क्षेत्र होगा। देखो अगर कोई परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो वो हमेशा क्या होता है, क्षेत्र होता है। जैसे अभी अपन देख रहे थे, देखो Z5 + 5.5 है, वो क्या होता है, पूर्णांकी प्रांत भी होता है, क्षेत्र भी होता है। देखो अगर परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो ये थ्योरम है, सीधी होती है वहां पे बात। अगर परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो वो क्षेत्र होगा। वैसे पूर्णांकी प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है, जैसे ये पूर्णांकी प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर कोई परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो वो हमेशा क्या होगा, क्षेत्र होगा। देखो नेक्स्ट थ्योरम अपन ये कह सकते हैं, देखो परिमित पूर्णांकी प्रांत है वो सदैव क्षेत्र होगा। देखो कोई भी परिमित पूर्णांकी प्रांत ले लो, परिमित पूर्णांकी प्रांत का मतलब समझ रहे हो, परिमित का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो उसको अपन कह रहे हैं। तो परिमित पूर्णांकी प्रांत है वो सदैव क्षेत्र होता है। देखो परिमित पूर्णांकी प्रांत है वो सदैव क्षेत्र होगा। देखो सदैव क्षेत्र होता है। देखो अब ये आपसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, निम्न में से सत्य असत्य करके पूछा जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकी प्रांत होता है, प्रत्येक पूर्णांकी प्रांत क्षेत्र होता है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो परिमित पूर्णांकी प्रांत है ना, वो सदैव क्षेत्र होगा। देखो परिमित पूर्णांकी प्रांत है तो वो सदैव क्या होता है, क्षेत्र होता है। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे थे Z5 + 5.5 है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो पूर्णांकी प्रांत भी है, क्षेत्र भी है। देखो है या नहीं, Z5 + 5.5 की अगर बात करोगे तो ये क्षेत्र भी है और पूर्णांकी प्रांत भी है। पूर्णांकी प्रांत व क्षेत्र दोनों है। देखो पूर्णांकी प्रांत भी है और क्षेत्र भी है। देखो पूर्णांकी प्रांत व क्षेत्र दोनों है। ये देखो क्षेत्र है या नहीं, ये भी प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा इसमें आपको, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें मिल जाएगा। देखो देख सकते हो, देखो Z5 बराबर कितना होता है भी, जहां पे Z5 बराबर कितना होगा, देखो Z5 का मतलब ऐसे डिफाइन करेंगे इसको, 0 1 2 3 4 से डिफाइन करेंगे। देखो अब आप देख सकते हो गुणा के लिए प्रतिलोम इसमें है या नहीं, देखो टेबल बना के पता लगा लो, ऐसे नहीं पता लग रहा है तो देखो गुणा के लिए प्रतिलोम इसमें है या नहीं वो अपन चेक कर रहे हैं। अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्षेत्र है या नहीं। देखो वैसे तो पहले अपन बात कर चुके हैं, क्षेत्र है या नहीं वो अपन चेक कर रहे हैं। Z5 + 5.5 पूर्णांकी प्रांत होता है, क्षेत्र है या नहीं वो अपन चेक कर रहे हैं। क्षेत्र में और पूर्णांकी प्रांत में केवल यही तो डिफरेंस है, अशून्य अवयवों की गुणात्मक प्रतिलोम वाली बात अपने को चेक करनी है। तो उसको चेक करके देखो, देखिए एक बार अशून्य अवयवों की गुणात्मक प्रतिलोम इसमें है या नहीं वो चेक करो। देखो टेबल बनाओ इसको, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये सारे 0 हो गए। देखो यहां अगर अपन देखें तो ये 0 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4, ये 2 आएगा, देखो 2 आ जाएगा ना, ये सॉरी ये 0 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, देखो 2, 4, 4 का मतलब 4 ही रहेगा, 6, 6 का मतलब कितना हो जाएगा 1। जैसे ही 5 से ज्यादा आएगा, 5 से कम आएगा तब तो वही संख्या लिखनी है। जैसे ही 5 या 5 से ज्यादा आएगा 5 का भाग लग जाएगा, जो शेष फल आएगा वो लिखना है। देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा 3, 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 का मतलब 1 हो जाएगा। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मतलब 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब 2 हो जाएगा। देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, सही है ना। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 का मतलब 3 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब 2 हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 का मतलब 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो वो अलग चीज है, वो तो गुणा के लिए अपन चेक करते हैं तब, यहां तो वले चेक कर रहे हैं ना, वले में तो समूचे वही रखेंगे, उस दिन भी बात की थी शायद अपन।
भाई Z5 वही रखा जाएगा, इसी समूचे को अपन चेक कर रहे हैं +5 और .5 के लिए। देखो समूचे तो यूनिक ही हो गए ना, ऐसे थोड़ी गुणा के लिए अलग लेंगे, फिर वो अलग चीज होती है, वो तो ग्रुप चेक करते हैं वहां पे, वो अलग बात। यहां तो समूचे तो यूनिक ही लेंगे। Z5 को ही अपन चेक कर रहे हैं, Z5 को ही अपन इन दोनों संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं कि क्षेत्र है या नहीं। देखो Z5 की बात करेंगे, Z5 की ही अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो अब अपन देखिए प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है क्या। प्रतिलोम देखने का क्या तरीका होता है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो टेबल में प्रतिलोम कैसे देखते हैं, ये देख लो तत्समक अवयव कहां पे आ रहा है। भाई अपन ये बात जानते हैं, देखो ए की अगर बी से संक्रिया करवाएं तो तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। देखो तब बी को क्या कहते हैं अपन, ए का प्रतिलोम कहते हैं। ए की बी से संक्रिया करवाने पे यदि तत्समक अवयव आ जाता है तब बी को कहते हैं ए का प्रतिलोम। तो यहां देखो तत्समक अवयव कहां पे आ रहा है, देखो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। देखो तो इसका मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम कौन हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम देख रहे हैं अपन, गुणात्मक प्रतिलोम अपन देख रहे हैं। देखो गुणात्मक प्रतिलोम अपन देख रहे हैं। देखो तो एक का गुणा के लिए प्रतिलोम कौन हो गया, एक हो गया। देखो दो का गुणा के लिए प्रतिलोम कौन है, तीन हो गया। तीन का गुणा के लिए प्रतिलोम कितना हो गया, दो हो गया। चार का गुणा के लिए प्रतिलोम कितना हो गया, चार हो गया। देखो तो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम यहां विद्यमान है। देखो तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। देखो समझ रहे हो या नहीं बात, बताओ समझे या नहीं। देखो देखिए एक बार, भाई अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि Z5 +5 .5 है वो पूर्णांक प्रांत तो है, लेकिन क्षेत्र है या नहीं वो अपन चेक करना चाह रहे हैं। और क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए, अशून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम होने चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो सभी अशून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो अशून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम इसमें है। देखो यहां अपन ये कह सकते हैं कि अशून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो एक मिनट, हैंग हो गया। यहां पर देख रहे हैं, देखो यहां क्या लिखा था, ये मक्खी बैठ रही है, इसकी वजह से हो रहा है, इस मक्खी की वजह से हो रहा है। आएगी अब क्या करें इसको। यहां पर देख रहे हैं, यहां देखो 4 आ रहा था, कितना आ रहा था देखो, यहाँ पे 2 था क्या, यहाँ 2 था, ये कितना था देखो 8, 8 का मतलब 3 हो जाएगा, 12, 12 का मतलब 2 हो जाएगा, 16, 16 का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहां पर नहीं बात लिखी थी। देखो एक का प्रतिलोम 1 हो गया, 2 का कौन था, 3 था। देखो जल्दी से देखते हैं अपन, 3 का कितना है, 2 हो गया था, 4 का कितना है, 4 है। देखो तो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ विद्यमान है। देखो ये लिख दें, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं Z5 +5 और .5 क्षेत्र है। देखो इसको अपन कह सकते हैं क्षेत्र कह सकते हैं। नहीं तो यहां देखो अपने को थ्योरम याद करनी है, दोबारा अपन देख रहे हैं कौन कौन सी थ्योरम होगी। पहली थ्योरम तो अपन ये पढ़ी थी कि निरसन नियम कब लागू होगा, यदि शून्य भाजक रहित वाले होगी। देखो सेकेंड अपन ये बात की थी कि ZP +P .P पूर्णांक प्रांत और क्षेत्र कब होता है, यदि P अभाज्य संख्या होता है। तीसरी बात अपन ये की है कि प्रत्येक पूर्णांक प्रांत है वो, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र है वो पूर्णांक प्रांत होता है, लेकिन पूर्णांक प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो लेकिन पूर्णांक प्रांत भी क्षेत्र होगा कब, यदि परिमित पूर्णांक प्रांत है। देखो अगर परिमित पूर्णांक प्रांत है तो वो हमेशा क्षेत्र हो जाएगा। देखो लास्ट थ्योरम है देखो इसकी, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। देखो शून्य भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय वाले, परिमित क्रम विनिमय वाले वो हमेशा क्षेत्र होती है। देखो वो हमेशा क्षेत्र होगी। देखो तो शून्य भाजक रहित का मतलब एक तरीके से वही पूर्णांक प्रांत हो गया। तो परिमित पूर्णांक प्रांत होता है वो क्या होता है, क्षेत्र होता है। देखो तो शून्य भाजक रहित है और परिमित क्रम विनिमय वाले है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, क्षेत्र हो जाएगी। देखो तो ये 4-5 स्टेटमेंट है तो अपने को याद करने हैं। देखो शून्य भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय वाले है तो वो हमेशा क्या होती है, क्षेत्र होती है। देखो
वो हमेशा क्या होगी, क्षेत्र होगी। देखो उसके बाद में एक डेफिनेशन है, देखो इसके अंदर एकांक अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव की। देखो एकांक अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव, एकांक अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव। यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट। देखो एकांक अवयव का मतलब है यूनिट एलिमेंट। देखो डेफिनेशन ये होती है, देखो ए को अपन वलय आर का व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। देखो ए वलय आर का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ए वलय आर का एकांक अवयव ऐसे अपन कह देते हैं, ए वलय आर का एकांक अवयव कहलाता है, एकांक अवयव कहलाता है। यदि B बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो ताकि A डॉट B बराबर आ जाए 1 आ जाए। जहां 1 क्या है, गुणन तत्समक अवयव है। देखो जहां 1 क्या है, गुणन तत्समक अवयव है। देखो 1 है वो गुणन तत्समक अवयव है। सीधा सा अगर अपन देखें तो इस बात का मतलब क्या लिख सकते हैं, बताओ। देखें आप लोग भाई ए क्या कहलाएगा, देखो वलय आर का एकांक अवयव कहलाएगा यदि ऐसा अपने को एक बी मिल जाए ताकि ए को बी से गुणा करें तो तत्समक अवयव आ जाए। तो इस बात को सीधा सा अपन यही तो कह सकते हैं कि बी क्या हो गया, ए का प्रतिलोमित हो गया। तो एकांक अवयव का मतलब क्या है, ऐसे अवयव जिनका गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान होता है। भाई एकांक वलय के एकांक अवयव कौन से अवयव होंगे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो भैया मैंने जो डेफिनेशन लिखी उसको पढ़ो। देखो ए है वो एकांक अवयव कब कहलाएगा, यदि एक ऐसा बी अपने को मिल जाए कि दोनों को गुणा करें तो तत्समक अवयव आ जाए। देखो तो एक तरीके से बी क्या हो गया, ए का प्रतिलोमित हो गया। भाई बी ए का गुणा के लिए प्रतिलोम हो गया और बी ए का गुणा के लिए प्रतिलोम हो गया। तो इस बात को शॉर्ट में अपन ये भी कह सकते हैं भाई ऐसे अवयव जिनके गुणा का प्रतिलोम विद्यमान होता है, ऐसे अवयव जिनके लिए गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है उनको अपन क्या कहेंगे, एकांक अवयव कहेंगे। देखो तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखो इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो वलय आर के ऐसे अवयव, वलय आर के ऐसे अवयव, वलय आर के ऐसे अवयव जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। देखो जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। देखो जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है एकांक अवयव कहलाते हैं। उनको अपन कहेंगे यूनिट एलिमेंट, वो कहलाते हैं एकांक अवयव कहलाते हैं। वलय के ऐसे अवयव जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा उनको अपन क्या कहेंगे, एकांक अवयव कहेंगे। देखो वो कहलाते हैं एकांक अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाते हैं। देखो अभी जो एग्जाम्पल लिया था अपने Z5 + 5.5 वाला, उसमें एकांक अवयव कौन कौन से थे, इसको लिख लो पहले एक बार। इस बात को समझे या नहीं भाई, वलय के ऐसे अवयव जिनका गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो, ऐसे अवयवों को अपन कहेंगे वलय के एकांक अवयव। अभी जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था Z5 + 5.5 वाला, उसमें एकांक अवयव कौन कौन से थे, Z5 + 5.5 के एकांक अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, अभी अपन ने देखा है वहां पे। देख कि एकांक अवयव, देख ऐसे कौन कौन से अवयव है वहां पे जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, कौन कौन से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख अभी पीछे जो एग्जाम्पल है वहीं से मैं ये बात लिख रहा हूं। देख इनके गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं, इस बात को आप समझना। देखो इसके एकांक अवयव कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो क्योंकि वलय के एकांक अवयव ये क्यों है, क्योंकि इनकी सबके गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। देखो यहां आप देख सकते हो, देखो एक को अपन किससे गुणा करें, ऐसे बात को समझ सकते हो। देखो एक को अपन किससे गुणा करें कि एक आ जाए, अगर एक को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो गया। देखो 2 को अपन किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, भाई यहां अपन यही तो कह रहे हैं, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो ए के लिए अपने पास एक ऐसा अवयव बी मिल जाना चाहिए ताकि ए को बी से गुणा करें तो 1 आ जाए। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक के लिए अपने को एक अवयव एक ऐसा मिल गया कि दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। देखो 2 के लिए अपने को कौन मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो 3 के लिए कौन मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देखो और 4 के लिए कौन मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखो इसलिए ये सारे क्या होते हैं, एकांक अवयव होते हैं। देखो इन सबको कहेंगे एकांक अवयव।
अब सीधी सी बात यही है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। सीधी सी बात ये मतलब है कि ऐसे अवयव जिनके गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान होते हैं, ऐसे अवयव जिनके गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होते हैं उनको कहेंगे एकांक अवयव। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो वलय के जो एकांक अवयव होते हैं वो हमेशा गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएंगे। देखो यहां आप देख सकते हो ये जो समुच्चय है ना, ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बना देगा। देखो ये गुणा संक्रिया के लिए, भाई यहाँ पे गुणा संक्रिया क्या है, यही तो है, मॉडुलो 5 ही तो है। तो इस संक्रिया के लिए हमेशा क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इस बात को नोट लगा के लिख लेना देखो कि वलय के जो एकांक अवयव होते हैं, देखो वलय के एकांक अवयव, वलय के एकांक अवयव, वलय आर के एकांक अवयव, वलय आर के एकांक अवयव गुणा संक्रिया के लिए, देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होते हैं, देखो ग्रुप बनाते हैं। देखो वलय आर के जो एकांक अवयव होंगे वो गुणा संक्रिया के लिए सदैव ग्रुप बनाएंगे। देखो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, देखो ये जो एकांक अवयव आ रहे हैं वो ग्रुप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। देखो चेक करते हैं अपन इसको एक बार। यहां मैंने लिख लिया, देखो 1 2 3 4 लिख लिया। देखो इधर भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4 लिख लिया। देखो अब यह संक्रिया अपन ये लेंगे गुणा के लिए, देखो ये संक्रिया लेंगे। देखो जो वलय की गुणा की संक्रिया ना वो लिए मैंने। देखो वलय में जो गुणा संक्रिया वो गुणा संक्रिया मैंने ली है। अब चेक करोगे ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। देखो टेबल बनाओ, सबसे पहले इस टेबल को बनाओ। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, ये 2 हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 का मतलब 1 हो जाएगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 का मतलब 1 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मतलब 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब 2, हो जाएगा। देखो इतना हो जाएगा। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे 2, 4 को 4 से गुणा करेंगे 1। अब ये देखो, देखिए ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ग्रुप के लिए क्या क्या चेक करते हैं अपन, सबसे पहले द्विविचर संक्रिया चेक करते हैं। जल्दी से लिख लो इस साइड में। देखो द्विविचर संक्रिया का मतलब क्या होता है, सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय में होने चाहिए। देखो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे इस समुच्चय में है। देखो है या नहीं, ये समुच्चय अपने यही तो लिए 1 2 3 4, तो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय के अंदर है। इसका मतलब द्विविचर संक्रिया हो जाएगी। देखो गुणा संक्रिया है, गुणा संक्रिया हमेशा सहचारी हो जाती है। गुणा संक्रिया सदैव सहचारी हो जाती है। देखो गुणा संक्रिया सदैव सहचारी हो जाएगी। देखो ये अपन कह सकते हैं। नहीं तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव कैसे देखते हैं सारणी में। सारणी में तत्समक अवयव देखने का ये तरीका होता है, देखो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है, ऐसा सेम कॉलम यहां पे आ रहा है। देखो तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है। देखो इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो तत्समक अवयव 1 हो जाएगा। प्रतिलोम देखें तो प्रतिलोम क्या क्या होंगे सारणी में। प्रतिलोम कैसे देखते हैं, जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां देखते हैं। देखो तत्समक अवयव जहां जहां पे आ रहा है वहां वहां देखेंगे। देखो वहां वहां पे अपन देखते हैं। देखो तो प्रतिलोम क्या क्या हो जाएंगे। देखो प्रतिलोम अपन देख रहे हैं। देखो प्रतिलोम देखें तो 1 का प्रतिलोम 1 हो जाएगा, 2 का प्रतिलोम 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। 4 का 4, 4 का 4 हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणात्मक ग्रुप है। देखो गुणा संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। देखो अतः अपन कह सकते हैं कि ये गुणात्मक ग्रुप है। देखो अतः ये गुणात्मक ग्रुप है। देखो यानी गुणात्मक ग्रुप का मतलब गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो ये अपन कह सकते हैं गुणात्मक ग्रुप हो जाएगा। देखो तो ये 4 थ्योरम थी। देखो इसकी यानी वलय के जो एकांक अवयव होते हैं ना वो हमेशा गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं। देखो वलय के जो एकांक अवयव होते हैं वो गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। देखो